स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के सिलेबस और पेपर स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेकेंड ईयर में जिस तरह आप अभी फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए कि पेपर में क्वेश्चंस का डिवाइडेशन कैसे होगा, ये तो आपको पता ही है। जैसे फर्स्ट ईयर में 2 पेपर थे, अब भी हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। दोनों पेपर कुल मिला के 200 नंबर के होंगे और जिसमें कि पासिंग मार्क्स 72 होंगे। दोनों पेपर की अलग अलग 3-3 घंटे की ड्यूरेशन होगी और क्वेश्चन जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन जो होगा उसमें जैसे कि यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा है 10 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और आपको उन 10 के 10 क्वेश्चंस का जवाब देना है और जवाब देने की शब्द सीमा जो है वो 50 शब्द होगी। मतलब 50 शब्दों प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको 50 शब्द में देना है, उससे अधिक आपको नहीं लिखना है। ये तो हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और उनमें इंटरनल चॉइस होगी। जैसे 5 क्वेश्चन में ही और करके क्वेश्चन दिया होगा तो कुल 10 होंगे, लेकिन 10 में से इंटरनल चॉइस के आधार पे आपको 5 करने हैं और उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर का होगा और उसकी शब्द सीमा जो है वो 200 शब्द की होगी। कि मतलब आपको 200 शब्दों में उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि प्रत्येक आंसर जो है आपका 7 नंबर का होगा। अब आती है सेक्शन सी की बात। सेक्शन सी में जैसे कि आपकी 5 यूनिट, अभी मैं आपको जब सिलेबस लिखवाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि 5 यूनिट होंगी और फर्स्ट ईयर में भी 5 ही यूनिट थी। तो ऐसे करके उन 5 यूनिट में से हर एक यूनिट में से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको उसमें से केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और उन प्रश्नों की जो शब्द सीमा होगी वो, क्योंकि वर्णनात्मक बड़े प्रश्न होंगे तो उनकी शब्द सीमा आपकी कितने नंबर की होगी? 500 शब्द की। तो इस तरह मिलाकर टोटल आपका जो पेपर हुआ वो एक पेपर 100 नंबर का होगा। अब आज हम यहाँ पर आपको हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये आपका पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें हम 1206 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के स्रोत। कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जिन लेखकों ने अपना अनुभव लिखा है, चाहे वो हुमायूं के विषय में लिखा हो, चाहे बाबर के विषय में लिखा हो, जहांगीर, औरंगजेब और जैसे बर्नी, अमीर खुसरो, ये जो लेखक हुए हैं इनके बारे में, ये जो सब हैं, इनसे हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आपका जो पहला चैप्टर होगा यूनिट फर्स्ट में वो होगा मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना। अब मैं आपको एक ये बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसे हम एक तरह से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो सल्तनत काल में और एक मुगल काल में। सल्तनत काल में आपका आ जाएगा, सल्तनत काल में 5 वंश हैं, ऐबक से लेकर मतलब दास वंश से लेकर और लोदी वंश तक। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। तो तुर्की साम्राज्य की स्थापना में सबसे पहले दास वंश, और दास वंश में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, 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 रजिया,
दास वंश के पश्चात आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में यहाँ पर जो सिलेबस में आपके जो दिया गया है वो मुख्य सुल्तानों के बारे में बताया गया है। वैसे हम जब पढ़ाई करेंगे तब हम खिलजी वंश के संस्थापक और चाहे तुगलक वंश के संस्थापक या अन्य जो कम शक्तिशाली शासक हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। खिलजी वंश में जैसे कि आपने वैसे भी सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सबसे योग्य सुल्तान था। तो खिलजी साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि उनका उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मतलब राजपूताना और दक्षिण राज्यों में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी को क्योंकि ये कहा जाता है कि वो एक कुशल प्रशासक था, उसके द्वारा बनाई गई नीतियां आगे आने वाले शासकों ने भी अपनाई। तो अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उसकी आर्थिक जो उसने नीतियां लागू की उसमें बाजार नियंत्रण नीति और उन नीतियों का साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो है ये आपका यूनिट फर्स्ट में आएगा। तो मतलब यूनिट फर्स्ट में आपके आ गया दास वंश और खिलजी वंश। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में आप इसमें लिखा है इनोवेशन अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। उसने गद्दी पर बैठने के पश्चात किस प्रकार की योजनाएं अपने साम्राज्य में लागू की, उसकी योजनाएं कितनी सफल रही, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही तुगलक वंश के अन्य शासक फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति और सार्वजनिक निर्माण कार्य उसने जो किए, जनता के हित के लिए जो उसने कार्य किए, जो नवीन नगर बसाए, किस प्रकार उसने कुछ करों को कम किया, इन सब बात की जानकारी फिरोज तुगलक की सार्वजनिक निर्माण नीति में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट में ही हमें कि तैमूर का भारत पर जब आक्रमण हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आ जाता है लोदी वंश। तो हालांकि बीच में सैयद वंश आया जो चौथा वंश था, लेकिन सैयद वंश के इतिहास के बारे में बहुत जानकारियां नहीं है, न उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा रहा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लोदी वंश। और लोदी वंश में भी वैसे 3 सुल्तान हुए, जिसमें कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में सिकंदर लोदी का विशेष जिक्र किया गया है, तो सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इल्तुतमिश को परास्त करने के पश्चात ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही सेकंड यूनिट में जो अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बारे में, कि जिस समय उत्तर भारत में सल्तनत कालीन या मुस्लिम शासक राज्य कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ और उसने वहां के सम्राट जो थे वो इतने योग्य थे कि उनका विजयनगर और बहमनी ये निकटवर्ती राज्य थे, इनका आपस में युद्ध होता रहता था। तो कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य का उदय के कारण और उनके पतन के कारण, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम, क्योंकि अब लोदी वंश में पूरा सल्तनत काल खत्म हो जाता है, तो सल्तनत काल में किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा था, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी और उन्होंने उस समय सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, इसका भी अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब देखिए, अब आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से मुगल काल का इतिहास प्रारंभ हो जाता है।
पहला चैप्टर जो है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द इव ऑफ बाबर्स इन्वेजन, कि जिस समय बाबर भारत में आया उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और हिज रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, और उसे किस प्रकार पंजाब के शासकों ने और अन्य राजाओं ने आमंत्रित किया और कैसे उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये सब अध्ययन जो है वो थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। मतलब बाबर का भारत में आना और मुगल साम्राज्य की स्थापना, मतलब ये हो गया 1526 ईस्वी जो है अब यहाँ से प्रारंभ हो गई। बाबर केवल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। तो सेकंड चैप्टर होगा आपका हुमायूं अर्ली डिफिकल्टीज एंड कॉजेज ऑफ हिज फेल्यूर, कि हुमायूं के सामने क्या क्या कठिनाइयां थी, कैसे उसने अपने राज्य का भाइयों के बीच में बंटवारा किया और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इन सब चीजों का अध्ययन हुमायूं के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा। फिर शेरशाह एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह और हुमायूं के मध्य युद्ध हुए और जिनमें की अंत में शेरशाह की विजय हुई। शेरशाह ने अपना साम्राज्य किस प्रकार स्थापित किया, शेरशाह का अल्पकालीन शासन जो था वो किस प्रकार उसने उसमें पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण किया और साथ ही साथ राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया, और एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर। शेरशाह के बाद आ जाता है अकबर। अकबर ने 1556 ईस्वी में किस प्रकार पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात साम्राज्य की स्थापना की, ये और गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने अपनी राजपूत नीति, धार्मिक नीति और अपने कुशल प्रशासन से मनसबदारी प्रथा, साम्राज्य में तरह तरह के सुधार करके कैसे मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, ये आपकी है थर्ड यूनिट। अब फोर्थ यूनिट में आ जाता है अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा, और जहांगीर जो थे उन्होंने किस प्रकार मुगल साम्राज्य का संचालन किया। जहांगीर के साथ साथ हम जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के रोल की, नूरजहां की क्या भूमिका रही, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें यूनिट 4 में मिलती है। तो जहांगीर और नूरजहां के शासन के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात जहांगीर के पश्चात शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने किस प्रकार आर्किटेक्ट के उसमें महत्वपूर्ण कार्य किए, बिल्डिंग्स का निर्माण कराया, और उसकी जो उपलब्धियां थी, जो कि कहा जाता है कि शाहजहां का काल स्वर्ण काल था, तो उसने किस प्रकार के कार्य किए, किस प्रकार की उसकी नीतियां थी, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तत्पश्चात आता है मुगल शासकों में अंतिम महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब। औरंगजेब की पॉलिसी, वो उसकी राजपूतों के प्रति क्या नीति रही, दक्षिण के राज्यों के प्रति क्या नीति रही, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और साथ ही मुगल एम्परर के रूप में उसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसकी धार्मिक नीति के विषय में भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि औरंगजेब के पश्चात शिवाजी की मराठवाड़ा में मराठा राज्य का उदय हुआ, और हम देखते हैं कि जब हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब का जब दक्षिण भारत की ओर उसका अभियान हुआ था, तो उसके शिवाजी के साथ भी युद्ध हुआ, और किस प्रकार इनके समय में
बाद में शिवाजी जो थे उन्होंने अंत समय तक अपनी हार नहीं मानी। तो कि शिवाजी, उनकी विजय, उनका अष्टप्रधान का शासन, ये सब पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल साम्राज्य जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था उसके डाउनफॉल के क्या कारण थे, ये भी हम 4th उसमें पढ़ेंगे यूनिट में। अब आ जाती है आपकी 5th यूनिट। 5th यूनिट में एक तरह से जो सारा मुगल शासकों के बारे में पढ़ा, उनकी नीतियां किस प्रकार की रही, उनका राज्य किस प्रकार का था, इन सब बातों के पर चर्चा होगी। जैसे नेचर ऑफ मुगल स्टेट, मुगल राज्य जो था उसकी प्रकृति किस प्रकार की थी, किस प्रकार वो राज्य करते थे, उनकी हिंदुओं के प्रति कैसी नीति थी, एग्रीगेरियन सिस्टम, उनका सिंचाई संबंधी जो सिस्टम था वो कैसा था, मनसबदारी सिस्टम जो कि अकबर के समय में प्रारंभ हुआ वो किस प्रकार का था, उनका विदेशी व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा जो है वो 5th यूनिट में की जाएगी। और साथ ही साथ कि उस समय कौन सी सामाजिक संस्थाएं कार्यरत थी, कौन से लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, जैसे उलेमा, अमीर, जमींदार, जागीरदार, इन सब के बारे में विस्तार से 5th यूनिट में चर्चा होगी। और कि कृषि और जो अन्य व्यवसायों में लोग लगे हुए थे वो किस प्रकार के थे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि स्टेटस ऑफ वीमेन, कि मुगल साम्राज्य में या मध्यकालीन भारत में स्त्री की क्या स्थिति थी, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैं सोचती हूँ कि आपको इन 5 यूनिट्स के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल गई। अब हम अपने ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप लोग किन किन बुक से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मध्यकालीन भारत, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ये भी अच्छी किताब है। और इसके अलावा राधेश्याम जी की किताब है सल्तनत कालीन सामाजिक व आर्थिक इतिहास। विपिन बिहारी सिन्हा की है भारत का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास, ये ज्ञानदा प्रकाशन नई दिल्ली की है। और विषय को या जितना भी आपका सिलेबस है उसे बहुत इजी तरीके से समझने के लिए आप हरीशचंद्र वर्मा का मध्यकालीन भारत यदि पढ़ते हैं तो उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और साथ ही BL गुप्ता एवं पेमाराम की मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जो कि जयपुर पब्लिशिंग हाउस की से प्रकाशित होती है, वो भी आपके उसमें सहायक होगी। और इससे आप इजी तरीके से अपना जो आपका सिलेबस है उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं ये आपके आगे चलकर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें भी सहायक सिद्ध होंगी। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसलिए मैंने हिंदी की ही बुक्स बताई हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की बुक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए RP त्रिपाठी की बुक राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर काफी अच्छी है। और SR शर्मा मुगल कालीन भारत के एक अच्छे लेखक हैं, तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप दोनों ही पढ़ सकते हैं। और ये आगे चलकर किसी भी कंपटीशन में जब आप बैठेंगे तो आपको न केवल BA के उसमें सहायक हैं ये, बल्कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितनी भी ये बुक्स हैं, यदि आप इनसे अपने नोट्स बनाते हैं, इनसे मैटर लेते हैं, तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। थैंक यू।